नमस्कार। नालंदा टॉकीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वर्ग की जिसकी देश में अपार आबादी है, 20 करोड़ लोग। जी हाँ, भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 20 करोड़ है। 16.2% आबादी जो है वो पिछले सेंसस के हिसाब से है और इनके अधिकारों के और इनके वेलफेयर के कस्टोडियन होने के नाते नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन किशोर मकवाना जी। स्वागत कीजिए उनका। जी नमस्कार। किशोर सर, ये हमें जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि जो आपका जीवन है और जहाँ तक आप अभी तक पहुँचे हैं, जहाँ तक कि आपकी यात्रा रही है, तो आपकी पिछली यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण कोई पल हैं जिसको आप आज याद करना चाहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन के तौर पर? मेरा जीवन जो है वो अनुसूचित जाति की एक जो पिछड़ी वर्ग है उसी में मेरा जन्म हुआ। अहमदाबाद ज़िले का धौलका करके एक छोटा सा गांव है, हिस्टोरिकल गांव है, वहाँ हुआ। मेरे पिताजी वैसे तो उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता। वो जो रोड बनाने का जो करते हैं वो मजदूरी करते थे। बाद में वो रेलवे में काम पे लगे और हमारी 7 पीढ़ी में ना तो कभी किसी ने पेन देखी थी ना पुस्तक देखा था। ऐसा हमारा पूरा पूर्वज रहे हैं। ऐसे परिवार में जन्म हुआ, मगर पिताजी की इच्छा थी कि पढ़ना चाहिए और मुझे भी पढ़ने की बहुत पहले से ही एक इच्छा थी और पुस्तक के पढ़ने का भी शौक़ था। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए और बाकी अनेक लोगों का साथ भी मिलता गया। तो मैंने पढ़ाई भी अच्छी की, मास्टर किया साइकोलॉजी में, मगर लिखने का शौक़ था मुझे पहले से। तो पहले से तय था कि सरकारी नौकरी नहीं करनी है, इसके बजाय पत्रकारिता करनी है। तो पत्रकार बना और लगभग 25 साल तक पत्रकारिता की। पुस्तक भी मैंने लिखे हैं। खास करके मेरे जो पुस्तक है उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर मैंने लगभग 12 पुस्तकें लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद पर लिखा है। ऐसे अनेक विषयों पर मैंने लिखा है। तो मुख्यतः मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। लेकिन कैसा संजोग रहा सर कि आप सरकारी पद पर नहीं रहना चाहते थे आज, लेकिन आप भारत में एक संवैधानिक पद पर हैं, आपका कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और इतने बड़े समुदाय के हितों के आप कस्टेडियन हैं, उसके आप संरक्षक हैं। तो ये मतलब एक कैसे आपकी यात्रा का ये मतलब दूसरा पड़ाव कहाँ आया, कैसे आया? लिखने का शौक़ था तो लोगों के जीवन को मैंने नज़दीक से देखा है। साथ साथ मुझे सामाजिक कार्य करने की भी काफ़ी रुचि रही है पहले से ही। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी रहा बाल्यावस्था में। तो लोगों के जो जीवन है वो बहुत नज़दीक से मैंने देखा है और ख़ास करके अनुसूचित जाति जनजाति का जो जीवन है पूरा वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो सामाजिक कार्यों में मेरी पहले से रुचि रही है और सद्भाग्य से मुझे ऐसे पद पर बैठने को मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने राष्ट्रपति महोदया का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे जो समाज का जो पीड़ित वर्ग है उनकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। तो आज मैं जिस पद पर बैठा हूँ तो नज़दीक से उनकी जो भी समस्या है, उनको न्याय की उनके बहुत ज़रूरत होती है, उनके अधिकारों की रक्षा, ये सब इस पद पर बैठकर मैं कर सकता हूँ। जी, ये मैं एक और थोड़ा इतिहास की तरफ ही जाते हुए एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने वो दौर देखा है जब कांग्रेस के शासन से पूरा भारत बीजेपी की तरफ एक प्रस्थान करता है और उसका पहला पड़ाव एक तरह से देखें तो गुजरात में वो आ चुका था। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की यात्रा और उसके बाद केंद्र में उनकी जो यात्रा रही, इस दौरान शेड्यूल कास्ट के लिए जो उन्होंने मुख्य रूप से कार्य किए उस पर आपकी दृष्टि में चाहता हूँ। अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है माननीय मोदी साहब, उनके जीवन और कार्य को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो भी सपना और उनके जो संकल्प थे वो एक अर्थ में मोदी साहब साकार कर रहे हैं। कैसे? तो वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब तो उन्होंने अनेक कार्य किए कि गरीबों को पानी मिले, उनकी सुखाकारी, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, सभी पहलुओं का उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसका मतलब इम्प्लीमेंट किया। मगर वो जब राजनीति में नहीं थे
उस समय भी उनका ये जो समाज का जो पीड़ित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनके प्रति उनके अनन्य उनकी संवेदना रही है। मैं बताऊं तो वो जब आरएसएस में प्रचारक थे, उसके जब 86 में वो भाजपा में काम करने के लिए गए, उस समय की घटना मुझे आज भी याद है कि पूरे गुजरात के अंदर पहली वाल्मीकि समुदाय की शारदाबेन वड़ादरा करके एक बहन थी, वो पीएचडी की डिग्री उन्होंने ली थी। अब पूरे गुजरात में पहली वो महिला थी ये शारदाबेन, और उन्होंने जब ये डिग्री ली उस समय शायद ये अगस्त का महीना था, तो हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, उनका चातुर्मास अहमदाबाद में था। तो उस समय शंकराचार्य के हाथों मोदी साहब ने ये शारदाबेन का सम्मान रखवाया था। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शंकराचार्य, एक वाल्मीकि समुदाय की जो हमारी बहन है, उनका सम्मान, उनका अभिवादन मोदी साहब ने करवाया। एक तो ये भी है। दूसरा, वो पहले भी जब संघ के प्रचारक थे उस समय भी वो ध्यान में रखते थे कि कोई जो अनुसूचित जाति का युवा है, उसको अगर पढ़ने की इच्छा है तो उस तरफ भी उनका ध्यान रहता था। उनके जो बड़े भाई हैं सोम भाई मोदी, वो मतलब उनकी भाभी मोदी साहब की, वो अपने घर पर युवाओं को भोजन के लिए बुलाते थे। तो मोदी साहब एक बार उनके घर गए तो उन्होंने पहला सवाल उनकी भाभी को यही पूछा कि आप ये सभी युवाओं को यहाँ बुलाते हो, तो इसमें कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी आप बुलाइए। तो उनकी पहले से ही दृष्टि से, आपको याद होगा कि जब वो 8वीं में पढ़ते थे तब तो वो बालक थे, किशोरावस्था में थे, उस समय भी उन्होंने एक नाटिका लिखी है पीलू फूल करके। अब उस इतनी छोटी आयु में भी उन्होंने जो ये अस्पृश्यता रूपी ये जो मानसिक विकृति है, उसके कारण किस प्रकार की एक मानसिक वेदना जो ये पीड़ित है वो भुगत रहे हैं, उस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने नाटिका लिखी थी। तो पहले से ही उनका पूरा जो जीवन आप देखेंगे ना, तो समाज का जो पीड़ित वर्ग है उनके प्रति उनकी संवेदना भाव रहा है पहले से। तो जब वो मुख्यमंत्री बने तब और आज आपको सभी में उनका ये दर्शन दिखाई देगा। मोदी साहब की सबसे महत्वपूर्ण जो दृष्टि रही ना, वो थी बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव है, जो भक्ति भाव है, वो हमें उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद दिखाई देता है। उन्होंने बाबा साहब के जीवन के साथ जुड़े ऐसे जो 5 महत्वपूर्ण स्थान है, उसको बहुत बड़े भव्य दिव्य बनाया। मतलब आप देखो कि बाबा साहब के जो उनका जो दूसरी जो धर्मपत्नी थी सविता बहन आम्बेडकर, जब 56 में उनका अवसान हुआ बाबा साहब का, तब उनकी इच्छा थी कि बाबा साहब का जहां देहावसान हुआ उस स्थल का स्मारक बनना चाहिए। उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने उनको ये सविता बहन ने अनेक पत्र लिखे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय के जो अनुसूचित जाति के जो बड़े नेता थे उनको पत्र लिखा, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उनका जो अधूरा सपना था वो मोदी साहब ने पूरा किया। चैत्य भूमि काफी बड़ी बन रही है, और बगल में बल्कि इंदू मिल में जो मूर्ति बन रही है, वो भारत में बाबा साहब की सबसे बड़ी मूर्ति बनेगी। सबसे दूसरी अनेक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, खास करके मुद्रा योजना, तो अनुसूचित जाति के जो युवा है जिनका कोई सपने हैं अपना खुद का व्यवसाय करने के, उनके लिए है। दूसरा है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, तो गांव कैसे अनुसूचित जाति के 50% से ज़्यादा जहां आबादी हो, कैसे उसका विकास हो, युवा कैसे आगे बढ़े अनुसूचित जाति के, नारी शक्ति कैसे सशक्त बने, ऐसे अनेक कल्याणकारी योजना है कि चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी में अनुसूचित जाति को केंद्र में रखकर ही उनकी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। सर, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आप आयोग के चेयरपर्सन बने और आपको एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठाया गया और देश के 20 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के अधिकारों का आपको कस्टोडियन बनाया गया, तो आयोग में आने के बाद का आपका अनुभव किस तरह का रहा, ये मेरी जानने की इच्छा है। मैंने 2 साल पहले जब इस पद पर मैं बैठा, तब मेरे मन में बहुत क्लियर था कि ये पद जो है वो एक अर्थ में बाबा साहब की जो इच्छा थी, उनका जो सपना था कि भाई जो वंचित वर्ग है,
जो अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है उसे न्याय मिले, उसको अधिकार मिले। और इस संविधान में जो इसकी जो बात कही है वो इसी आधार पर है आयोग की बात, कि भाई समाज के जो पीड़ित वर्ग है उसे न्याय मिले। तो मेरे मन में बहुत क्लियर था ये कि समाज के जो गांव में रहता जो व्यक्ति है उसे न्याय मिले। दूसरा, मैंने एक बात देखी है इस पद पर बैठने के बाद कि जब से प्रधानमंत्री पद मोदी साहब बैठे हैं तब से एक बात मैंने नोट की कि ये 10 वर्ष में समाज के जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आशा बंधी है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। बिल्कुल। तो इसके कारण लोग जागरूक भी हुए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने देखी कि लोगों को लग रहा है कि नहीं अब हमें न्याय मिलेगा। पहले लोगों को ऐसा था कि न्याय ही नहीं मिलने वाला तो कहाँ जाए। अब लोग आ रहे हैं हमारे पास कि भाई हमें अब एक आशा है कि न्याय मिलेगा। तो अनेक लोग यहाँ पर आते हैं। आयोग का जो काम है वो 3 प्रकार का काम है मुख्यतः। कि पहला जो काम है कि जो गांव के अंदर जिन पर अत्याचार होते हैं, जैसे जमीन हड़प लेना, मारा मारी, हत्या, बलात्कार, ऐसे लोग जब पुलिस सुनती नहीं है उनकी तब वो हमारे पास आते हैं, तब उसको रक्षा करना, उसे न्याय दिलाना वो आयोग का काम है। सेकंड उसका काम है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है वहाँ पर जो काम करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के जो कर्मचारी हैं उसे उसका न्याय मिले, उसका अधिकार मिले, रोस्टर है, आरक्षण है, ये सब सही इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, वो काम देखना आयोग का काम है। तीसरा काम है बैंक है और अन्य जो सार्वजनिक सेक्टर है वहाँ पर सरकार की जो योजनाएं हैं वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, वो देखने का काम भी आयोग का है। साथ साथ कहीं पर कोई घटना घटती है तब आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण बनती है। वहाँ हम स्थल का दौरा करते हैं और लोगों को न्याय मिले वो सब हम देखते हैं। ये जब से मैंने पद संभाला तब एक 2-3 बातों की हमने बहुत ध्यान में रखा कि भाई सामाजिक समता तो बढ़नी चाहिए, न्याय भी मिलना चाहिए, साथ साथ अगर समरसता बढ़ेगी, बंधुता का भाव बढ़ेगा तो ये सारी जो घटनाएं वो थोड़ी कम होगी। जो पहले ये बात नहीं थी हमने ये भी साथ में जोड़ दिया है। तो इसके कारण हुआ क्या कि अभी हमने 2 साल में लगभग 44,000 केस क्लोज किए। 44,000? हाँ, 44,000 2 साल में। हाँ, आयोग बना तब से लेकर ये एक हिस्टोरिकल, ये तो अदालतों को भी सीखना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, कि अब हमारे पास केवल 40,000 केस है अभी, आधे निपटा दिया आपने 2 साल में। हाँ, 44,000 क्लोज हो गए। अब ये जो 40,000 है वो भी हमारा टारगेट है कि जल्द से जल्द उसका कैसे निपटारा हो। ये हमने बहुत, मतलब ये आज तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। साथ साथ ऐतिहासिक है। हाँ, ये ऐतिहासिक है। दूसरा कि बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। बाबा साहब आम्बेडकर का जिस प्रकार का व्यक्तित्व है वो लोगों के बीच जाना चाहिए। उनके राष्ट्र निर्माण के अनेक पहलू हैं, वो लोगों के बीच जाना चाहिए। तो ये लोगों के बीच जाए, इसलिए हमने बड़े पैमाने पर हमने उनकी जयंती मनाने का तय किया। ये भी पहली बार हुआ और वो भी भारत मंडपम में हुआ। इस बार 3,000 से ज़्यादा लोग सहभागिता हुई। शायद भारत में इतने बड़े स्तर पर एक प्रभावी और वो भी सकारात्मक कार्यक्रम ये पहली बार हुआ। दूसरा, हमारा आयोग के जो द्वार है वो सभी के लिए खुले हैं। कोई भी आ सकता है, अपॉइंटमेंट ली है ना ली है वो आ सकता है और अपनी जो भी पीड़ा है, जो भी बात है वो व्यक्त कर सकता है। साथ साथ हम लोगों के बीच भी जाते हैं। कहीं कोई घटना घटती है तो लोगों के बीच जाते हैं और लोगों के बीच जाने के कारण लोगों को लगता है कि आयोग हमारे पास आ रहा है। ये बहुत बड़ी घटना है। तो पूरे देश भर में हम घूमते हैं, देश भर में लोगों के बीच जाते हैं, तो लोगों को एक आशा बंधी है कि संविधान का सही प्रमाण में इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमें न्याय मिल रहा है, हमें हमारा अधिकार मिल रहा है। इसमें लेकिन एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, मैं पिछले दिनों आयोग गया था तो, और कई वर्षों से मैं जा रहा हूँ विभिन्न सदस्यों से मिलने या चेयरमैन से मिलने। एक जो चीज़ मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था कि
बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ मुझे दिखती थी। इस बार अब ये तो मुझे दिखा कि कोई भी बहुत सहजता से जा पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि केसेज जो इतनी तेज़ी से निपटा दिए गए, इस वजह से वो जो मतलब एक जो क्योस वहाँ होता था, भीड़ का एक जो मतलब दिखता था, वो कम दिखा। तो इसमें ये भी मुझे जानना है कि एक तो ये आपने किया कैसे, और दूसरा क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजी की भूमिका थी जिसके जरिए आपने ये किया? हाँ, इसमें एक तो हमने ई पोर्टल का भी उपयोग लिया है, इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने लिया। साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो आपने सवाल पूछा ना, वो बात कि जब मैं आया यहाँ पर तो हमने देखा कि बहुत भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ वहाँ पर। तो हमने सोचा कि भीड़ भाड़ क्यों रहती, तो दो बातें हमारे ध्यान में आई। एक तो ये अनुसूचित जाति जो समाज है, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यहाँ ठेकेदारों का वर्ग बहुत बड़ा है। तो वो लोगों को झुंड के झुंड लेकर यहाँ आते थे। तो हमें लगा कि भाई ये आयोग तो लोगों के लिए काम कर रहा है, इसमें ठेकेदार की कहाँ जरूरत है। तो हमने सबके लिए आयोग के द्वार खुले कर दिए। तो अब लोग स्वयं हमारे पास आ जा रहे हैं, डायरेक्ट अब सीधे, कोई मतलब हाँ सीधे आ रहे हैं, या कोई दलाल लेके आने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि अगर मान लो कि आपने आयोग में अर्जी दी है, तो उसका जो नोटिस जिस अथॉरिटी को जानी चाहिए उसमें काफ़ी समय लगता था, 20 दिन 25 दिन महीना लगता था। तो लोग पूछने के लिए हमारी अर्जी का क्या हुआ, तो हमने उसका भी निपटारा कर दिया। अब 24 घंटे के अंदर नोटिस चली जाती है। तो लोगों आते ही अपनी स्वयं अपनी जो समस्या थी वो सुलझाने लगी। तो लोग अब आते नहीं हैं क्योंकि उनकी समस्या अपने आप निपटारा हो रहा है। तो आज आयोग के एकदम साइलेंट जोन की तरह होता है, कोई लोग नहीं आते। अपनी ई पोर्टल है तो लोग अपनी समस्या ई पोर्टल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन शिकायतें कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, सब है। तो इसके कारण लोगों को लग रहा है हमें अब न्याय की उनको एक आशा जगी है। आयोग के कार्य के बियॉन्ड एक दो प्रश्न हैं मेरे अपने किशोर जी। एक तो कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत 2047 बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और इसमें पूरे देश को वो साथ लेकर चलना चाहते हैं और उसमें आर्थिक प्रगति में सब लोग हिस्सेदार बने, ये योजना है ताकि भारत एक जो मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से हाई इनकम ग्रुप की तरफ जाए। तो ये जो विकसित भारत 2047 की यात्रा है, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की कैसी भूमिका होने वाली है और उनको और क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के सामने एक सपना और संकल्प रखा है कि 2047 का जो भारत है वो विकसित भारत हो, तो उसमें दो बात है। एक तो जो बाबा साहब आम्बेडकर का जब मैं उनका दर्शन, उनका विचार पढ़ता हूँ, तो बाबा साहब आम्बेडकर का भी कि सपना यही था, वो तो अर्थशास्त्री थे, कि भारत सशक्त और समृद्ध और स्वाभिमानी बने। अब देखो, उन्होंने 1992 में राज्यसभा में एक सवाल पूछा था, उस समय के जो वित्त मंत्री थे उनको। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वही शब्द प्रयोग आज पूरे देश में गूंज रहा है, और वो शब्द था आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री को पूछा था कि भाई भारत कब आत्मनिर्भर बनेगा, 1 साल में बनेगा, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था कि भाई 10 साल में। आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने समय सीमा रख दी है कि भाई ये यहाँ तक तो बन जाएगा। तो एक अर्थ में बाबा साहब आम्बेडकर की जो उनके अंतर्मन की इच्छा थी वो साकार हो रही। दूसरा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने बार बार, अनेक बार, मतलब 1920 में बाबा साहब आम्बेडकर ने जापान का उदाहरण दिया है कि जापान 1920 में समग्र दुनिया में नंबर 1 पर था। तो उन्होंने उसका उदाहरण अपने मूक नायक सामयिक में लिखा है कि भाई जापान में भी जाति व्यवस्था थी, वहाँ पर भी समुराई नाम की जाति अपने आप को सर्वोच्च मानती थी और बाकी जातियों पर डोमिनेट करती थी। मगर जब उस जाति को लगा, जापान के लोगों को लगा कि भाई ये हमारी जाति व्यवस्था के कारण, जातिवाद के कारण जापान विकास की दौड़ में पिछड़ गया, तो उन्होंने अपनी जाति व्यवस्था का लोप कर दिया और जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, ये भाव लेकर जापान निकला और समग्र दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। ये सब बाबा साहब ने लिखी है और बाद में उन्होंने अपनी जो इच्छा है वो लिखी है कि भारत क्या दुनिया में श्रेष्ठ नहीं बन सकता, बन सकता है। ये भी अगर जातिवाद है उसे मुक्त होकर केवल देश, क्योंकि उनका तो मंत्र था
नेशन फर्स्ट, Yes. राष्ट्र हित सर्वोपरि, पहले भी देश, बाद में भी देश और अंत में भी देश, ये उनका था। तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था वो मोदी साहब साकार करा, और हर दिशा में। मतलब कि ये जो पानी की समस्या से भारत मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, और देश का जो युवा वर्ग है वो अपने पैरों पे खड़ा हो। तो मैं देश भर में घूमता हूँ, तो आप नहीं मानोगे, देश का जो ये अनुसूचित जाति समाज का जो युवा वर्ग है वो देश के विकास में अपनी बुद्धि शक्ति का बहुत बड़ी मात्रा में इम्प्लीमेंट कर रहा है, योगदान दे रहा है। और हर दिशा में अनुसूचित समाज की जो नारी शक्ति है वो भी, ये जो विकसित भारत है वो बने, इस दिशा में अपना योगदान रहा है। गांव में रहने वाला छोटा किसान है वो भी इसमें योगदान दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसे ऋण चाहिए आज तो बहुत सरलता से उसे मिल जाता है। तो इसके कारण अपनी शक्ति, बुद्धि और हर प्रकार से भारत कैसे मजबूत हो उस दिशा में वो लगा हुआ है। अभी मैं तमिलनाडु गया था, तो वहाँ पर एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, ऐसे 3 मुझे मिले, वो ये टी शर्ट बनाते हैं। और टी शर्ट बनाने वाले उनकी फैक्ट्री में 600 लोग काम करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ये जो विकसित भारत जो बनने वाला है उसमें उनकी कितनी बड़ी भागीदारी है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक व्यक्ति को मैंने देखा कि अपनी पूरी ताकत से वो इसमें लगा है। हाँ, ये तो हुआ है सर, क्योंकि देखिए जैसे मुझे लगता है जैसे कि जन धन योजना जैसी छोटी योजना लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है क्या है बैंक का खाता, लेकिन जिन लोगों के पास बैंक का खाता नहीं उनसे पूछा जाए कि क्या होता है तो वो बता सकते हैं। तो जैसे जिनके पास नहीं था, जब उनको बैंक का खाता देने की योजना बनी होगी तो जाहिर है कि उसमें अपने आप ही शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत बड़ी संख्या में, चूंकि नहीं होगा उनके पास, तो उन तक इस तरह की योजनाओं का लाभ पहुँचा है। तो ये जो योजनाएं जो बनी उससे निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत बड़े संख्या में उसका लाभ मिला है। मैं आखिर में आपसे एक और मतलब जो बल्कि आपकी दृष्टि और आपका विजन चाहता हूं कि विकसित भारत 2047 का पूरा पोटेंशियल का लाभ उठाने के लिए शेड्यूल कास्ट के युवाओं के लिए, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर राष्ट्र हित सर्वोपरि ये उसके अंतर्मन में है, उनके हृदय में है, तो उसकी पूरी जो ताकत है, भगवान ने उसको जितनी भी बुद्धि शक्ति दी वो उसमें वो लगा देगा। और मैं देख रहा हूँ देश का जो अनुसूचित जाति का युवा है वो सकारात्मक भाव से देश हित को ध्यान में रखकर, समाज हित को ध्यान में रखकर, सरकार ने जो भी ये कल्याणकारी योजनाएं इम्प्लीमेंट की है उसका उपयोग करते हुए वो देश हित में लगा हुआ है। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देश के सामने रखा है और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सपना उस समय देखा था, वो देश का जो अनुसूचित जाति का जो युवा वर्ग है वो साकार करेगा। एक बल्कि मैं शायद बातचीत में मैं पहले छूट गया था मुझसे, क्योंकि आपने बताया कि आयोग के जो कार्य हैं उसमें एक कार्य वो है जो उत्पीड़न वगैरह की घटना होती है या जो सरकारी योजनाएं लागू नहीं होती हैं, और या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय नहीं होता है, तब वो मुख्य रूप से आपके पास आते हैं। ये इस हिसाब से आप उनके हितों के संरक्षक हैं। लेकिन ये एक तरह से थोड़ा अंतर्विरोधों को हल करने का आपका कार्यभार है कि जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है समाज में, जो थोड़ा सा घिसाव है, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं आते हैं। तो जो बाबा साहब के विचारों में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बंधुत्व का है, फ्रेटर्निटी का, जो भाईचारा या अपनापा हो, तो ये आप 2 कार्य को एक साथ कैसे साधते हैं कि अंतर्विरोधों का आप हल करते हैं और बंधुत्व का प्रोजेक्ट भी आप एक साथ उसको पूरा करते हैं? इन दोनों में आपको थोड़ा अलग अलग जैसा नहीं लगता है? नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर ने, हमारे बहुत बड़े प्रसिद्ध गांधीयन समाज सेवी थे ठक्कर बापा, अमृतलाल ठक्कर जी, उनको 8 पेज का एक लंबा पत्र लिखा है 1932 में। वो पत्र आप पूरा पढ़ेंगे और लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि सब कानून से हल नहीं होगा, प्रेम और आत्मीयता से हल होगा। तो एक आयोग एक कानूनी स्तर पर, संविधान स्तर पर तो काम करता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है बंधुता, सामाजिक समरसता। अगर ये होगा तो अपने आप ये जो लोग शिकायत लेकर आते हैं वो अपने आप कम होगी। और अब हम लोगों के बीच ये संदेश लेकर भी जाते हैं
कि आपस में मनमुटाव कम हो, समता, समरसता, बंधुता, आत्मीयता का भाव बढ़े। तो इसके कारण काफी मात्रा में ये समस्या हल होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि बंधुत्व जो है वो कोई कानून या कोई संविधान नहीं ला सकता। हम दोनों के बीच बंधुत्व, आपके और हमारे बीच, सब कानून ये से तो नहीं होता। नहीं होता है। सही बात है। प्रेम, आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है, ये बाबा साहब भी मानते थे। जी जी। नहीं किशोर जी, आप एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर बैठकर इस विचार को रखते हैं, ये हम लोगों के लिए एक आश्वस्ति की बात है। और आपका होना वहाँ पर एक शुभ संकेत है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों के जो समस्याएं हैं वो भी हल होंगी और समाज में बंधुत्व भी कायम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने बात की। दूरदर्शन की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।